I looked again at her. मैंने उसकी तरफ क्या देखा, दोबारा देखा. Her vein pale as a late winter's moon. जो उसका face दिख रहा था वो कैसे दिख रहा था, vein pale like a winter's moon. And the young children, देखो यहाँ पे क्या किया गया, कॉन्ट्रास्ट किया गया. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर. मैंने उनकी तरफ दोबारा मुड़ के देखा. एट हर वैन पेल एज अ लाइट विंटर्स मून. उनका जो फेस था वो कैसे दिख रहा था, लाइक वेन पेल लाइक अ विंटर्स मून, यू नो. द यंग चिल्ड्रन एंड ट्रीज वर स्प्रिंटिंग. जो यंग चिल्ड्रंस थे और जो ट्रीज थे वो स्प्रिंट कर रहे थे, राइट. Were able to divert her thoughts away, but after reaching the passing security,
poet again looked at mother, who was standing a few yards away from her. Her mother looked lifeless and dull, like a late winter's moon, which cannot be seen clearly because of mist and fog, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma," and all I did was smile and smile and smile. Once again she was pained and felt that old familiar ache, and my childhood जिसका childhood फिर था वो दोबारा से आ गया है उनके बचपन में, ठीक है. And felt that old family much to fear all the Sarasi's Amma. Once again she was pained to see her mother in this condition. As she was going away and leaving her mother, her old familiar ache, her childhood fear that she would lose her mother suddenly came back to her. So she tried to hide her emotions behind her smile. She didn't want to reveal her feelings to her old mother and bade her farewell with a smile. She gave hope to her mother and herself by saying that they would meet again, and kept on smiling. सो गाइस, जो पोएम है माई मदर एट 66 कमला दास, इसके बारे में मैंने पूरी एक बार समरी पढ़ लिया, तो इसमें कुछ नहीं है. एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम है कि जो पोएट थी वो अपने घर से जा रही थी किसकी तरफ. ड्राइव फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कॉशन लास्ट फ्राइडे. आई सा माई मदर, तो उसने अपनी मदर को देखा. उसको लगा कि ये बहुत पेल है, वन है, डल है, लाइफलेस. इनके अंदर क्या लाइफ जो है वो नहीं है बिल्कुल भी. वो जो लग रही थी वो कैसे लगती है, जैसे कि कोई कॉप्स है. शी लुक्ड लाइक अ कॉप्स, कि कोई कॉप्स जा रहा है उसी जैसे वो लग रही थी. एंड रियलाइज विद मी दैट शी वाज, उसको लगा कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं, हो चुकी हैं जितनी वो दिख रही है, कि वो अब क्या हो चुकी है, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं. बट सून पुट दैट थॉट अवे, उसने जल्दी से उस थॉट को क्या किया, वे पुट किया ट्री स्पिनिंग. फिर उसने क्या किया, जो पेड़ थे, जैसे पेड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ हमारे साथ साथ चल रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. बट जो जैसे उसने उसको देखा तो उसे लगा कि ऐसे ही जो बचपन था और जो मैरिज चिल्ड्रन थे वो स्प्रिंट कर रहे थे, घरों से बाहर निकल के आ रहे थे. तो पोएट को क्या लग रहा था कि पोएट जो है कमला दास, तो उसे लग रहा था कि ऐसे ही बचपन मेरा था. कि पहले इसने कॉन्ट्रास्ट दिखाया, एक तो तरफ खुशी है, एक तरफ क्या है गम है, एक तरफ क्या है लाइफ है, फुल ऑफ एनर्जी है, और उसकी मदर जो क्या है वो एनर्जी लेस है, लाइफ लेस है, उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं. तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है. शी स्पेंडिंग द मेरे चिल्ड्रन स्पेंडिंग आउट ऑफ देयर होम्स. पर फिर वो जैसे एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो कुछ देर दूर क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती हैं, ठीक है. आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर वो दोबारा से उसकी तरफ देखते हैं तो फिर से उसे याद आता है कि ये तो सच में इतनी बूढ़ी हो चुकी है. उसे ख्याल आता है उसका पुराना. आई लुक्ड अगेन एट वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, जो उसका पुराना दर्द था वो वापस आ गया. जैसे बचपन में हम सोचते हैं ना कि जो हमारे दादा दादी हैं, जो हमारे मम्मी पापा हैं, अगर हम इनसे दूर हो जाएंगे तो हमारी लाइफ कैसे चलेगी. सो दैट्स हाउ शी लुक्ड like this. I looked again at her van pale as late winter's moon. So जैसे इसको अपना पुराना जो पीछे जब वो छोटी थी तो उसका जो दर्द उसको याद आता है, तो उन्हें लगता है कि उसका जो ओल्ड फैमिलियर एक है वो वापस आ गया. एक रिप्रेजेंट्स द पेन, ठीक है. बरोला सरोस फिर उसको कहती है, उसको होप देती हैं कि सी यू सून अम्मा, एंड कुछ नहीं करते, स्माइल करके चले जाते हैं. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं. भाई हमारी इंग्लिश पूरी पढ़ी हुई है, किस किस की पढ़ी हुई है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं. एनसीईआरटी फोल्डर में है,
Aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? देखो कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते यार, वो बस यही एक्सपेक्ट जो रियल लाइफ में वही स्टोरी में लिखा है. दैट इज़ अ वेरी इमोशनल poem. Aged people usually undergo pangs of loneliness and need companionship. जो एज पीपल है उन्हें उन्हें वो चाहते हैं कि वो अकेले ना रहें. उन्होंने जो लाइफ दी है अपने पेरेंट्स को, चाहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों पे अपना पूरा जीवन लगाया, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें, बस और कुछ नहीं चाहते हैं वो. सो एज पीपल यूजुअली अंडरगो पैंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड नीड कंपेनियनशिप, कि उनको साथ मिले. दे लॉन्ग only for our love, care and attention. They expect their children to share their happiness and as well as their sadness to them and take their suggestions for making important decisions. This will encourage them to live life enthusiastically. देखो बूढ़े लोग होते हैं तो उनको नीरसता से जीवन नहीं जीना है. They want to have enthusiasm in them. They want that their children share most of the important things with them. They want that the children's do share their sad things and they do take their suggestions in any important discussions, right? They only want companionships and they live for love. What is the kind of pain and ache that the poet feels? कि किस तरह का जो pain है वो poet feel करता है. Poet is pain to see her mother's dull and colorless face. Also it is compared to, the face is also compared to what? The dull moon, right? The poet is pained to see her mother's dull and colorless face. She's hard to see that her mother's face looked like that of a dead body. Literally उसका कॉप्स की तरह उसका फेस था अपनी माँ का, वो दिख रहा था क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, झुर्रियाँ आ चुकी है ना उसके फेस पे, इस वजह से. शी इज़ अफ्रेड ऑफ दैट फैक्ट दैट शी मे नॉट सी हर मदर अलाइव नेक्स्ट टाइम. उसे ऐसा लग रहा था, उसे डर था कि कहीं वो दोबारा अपनी माँ को ना देख पाए. वो तो यार सबको ही होता है वो डर तो, ठीक है. So we should respect our parents. We should love our parents because they are those who have given their life to us, and we should make them proud on ourselves. The poet is pained to see her mother's dull and color face. She's hard to see that her mother's face looks like that of a corpse body. She's afraid of the fact that she may not see her mother alive the next time should come to her. What the young trees describe as sprinting. The car was moving when the poet looked outside the car. जिस हम कार से जाते हैं तो मुझे लगता है trees move कर रहे हैं, but the trees are not moving. We are moving, right? The car was moving when the poet looked outside at the trees. They appeared to be sprinting because the car was speeding past them in the opposite direction. ठीक है. The young trees represented life. तो जो young trees थे वो क्या represent कर रहे थे? They represented life, contrast to her mother's approaching death. तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? लाइफ रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जो डेथ है. पीछे से शोर आ रहा होगा, प्लीज़ ना लगता है क्योंकि कुछ मेहमान हमारे घर पे आए हुए हैं. ओके, देयर नॉट माई मॉम, देयर आर फैमिली, बट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा. द कार वॉज मूविंग व्हेन द पोएट लुक्ड आउटसाइड एट द ट्रीज. They appeared to be sprinting because the car was speeding past them in the opposite direction. The young trees represented life. देखो young trees हैं, उनके अंदर life है. They are full of energy. क्योंकि वो हमें लग रहा है they are moving, but they are just moving in the opposite direction, right? To her mother's approaching death. Why is the poet brought the image of the married children spilling out of their homes? क्यों उसकी वो poet लेके आती है image कि young trees अब क्या करें, spill कर रहे हैं. The poet has used the imagery to bring out the contrast. जो poet है वो क्या use की, imagery use की. Imagery means you can say imaginations में जाते हैं ना हम just. वैसे उन्होंने यूज़ किया between children who are energetic and full of life and a mother who is old, pale. Contrast यहाँ पे दिखाया गया, imagery दिखाई गया है. एक साइड पे तो चिल्ड्रन है, देर आर फुल ऑफ एनर्जी, देर फुल ऑफ लाइफ. हे महक कैसी है? ओह माय गॉड. खुशी, आई एम ओके, हाउ आर यू? भाई मुझे चैट नहीं दिख रहे हैं. भाई मुझे चैट कैसे दिख रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है. हेलो खुशी, आई एम गुड, आप मैसेज कर सकती हैं. कैसी तैयारी है बोर्ड्स की? बोर्ड्स की तैयारी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है पर चल रही है फ़िलहाल, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत सारी रहती है तो अभी मैं लगी हुई हूँ. मैं सोच रही हूँ इंग्लिश को कर देंगे, 24 को पेपर है. कुछ नहीं है ऐसा,
पोएम है माई मदर एट 66। आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही हो तो खुशी प्लीज़ बहन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि मैं कर नहीं सकती। ये फीचर मुझे नहीं पता है कैसे करना है भाई। अच्छा आवाज़ आ रही है भाई। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? मैसेज नहीं कर पा रही हूँ। चैट्स में कैसे जाना है मुझे तो ये नहीं पता है। ठीक चल रही है मेरी तैयारी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? गो टू द चैनल। अच्छा सही चल रही है। इंग्लिश की तैयारी हो गई है? हेलो भाई क्या हो गया ये? इंग्लिश की हो गई है तैयारी? हाँ तुम्हारी तो प्री बोर्ड में हो गई होगी ना। हमने तो वो भी नहीं किया। और काजल से तो मेरी बात हुई नहीं है अभी। 2-3 दिन से मेरी बात नहीं हुई है। मैं तो पोएम कर रही हूँ भाई माई मदर एट 66। लाइव स्टडी सेशन मैंने इसलिए रख लिया, मेरे को तो आ जाती है नींद। मेरे को पता नहीं है चैट कैसे करते हैं, नहीं तो मैं लाइव चैट में रिप्लाई कर देती। और खुशी आपके 3K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो भी चैनल पे गई थी आपकी मदर ने वीडियो डाल रखी थी ना। भाई क्या हो गया ये चल क्यों नहीं है? चैट कैसे करना है खुशी मुझे ये नहीं पता है। रिप्लाई कैसे करना है? भाई पता नहीं मुझे कैसे रिप्लाई करना है। मैं तो बोल के रिप्लाई कर सकती हूँ। मुझे नहीं तेरे को भी नहीं पता है। कोई नहीं। और फिजिक्स केमिस्ट्री की हो गई तैयारी? हेलो टॉप चैट टूट गया क्या? फिजिक्स की नहीं है अच्छे से। फिजिक्स की तो मेरे भी इतनी अच्छे से नहीं है। स्कूल में जाती हो अभी तुम? भाई फिर से गए मैसेजेस। नहीं जाते हो? हम तो गए ही नहीं। हाँ हम भी शायद 24 को ही जाएंगे सीधे। और मैथ्स की ठीक होगी तैयारी? हाँ कर रही हूँ भाई, करना ही है, वो तो पेपर में पता चलेगा, है ना। करनी पड़ेगी बोर्ड्स की, फिर नीट की, करते रहो पागल बना के रख दिया है। एक बार हो जाए मैं तो बस। नीट के लिए तो ठीक है। ठीक है नीट के लिए आज मैं देख रही थी, उम्मीद बैच भी स्टार्ट किया। अगर तेरे को भी केमिस्ट्री फिजिक्स करनी हो ना तो 21 से उम्मीद बैच आएगा। तो उसमें जैसे कि वन शॉट में सार मतलब एक चैप्टर करा देंगे
तो फिर उस पर देख लियो। उम्मीद 3.0 पे कंपटीशन वाला चैनल है ना, उस पे तो पूरा चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। 21 से आएंगे उसके लेक्चर्स। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की तो मैं वहीं से करूँगी। अभी देखती हूँ 11th से करेंगे, 12th से कराए तो तू भी कर लियो। वैसे तुमने नोट्स बना ही रखे होंगे ना। ठीक है भाई, खुशी, थैंक यू बहन। चलो ये करते हैं। Why is the mother been compared to the late winter's moon? Why is Kamala Das compared her mother? तो अच्छा खुशी, मुझे ये बता दे कि मैं म्यूट कर दूँ माइक को या अनम्यूट ही रखूँ? अच्छा खुशी तो चली गई है ना शायद, लाइव के पंगे हैं। Why is the poet brought in the image of married children? देखो, the poet has used the imagery to bring out the contrast between children who are energetic and full of life. अनम्यूट ठीक है, मैं भी सुन लूँगी। अनम्यूट वो होता है ना, हाँ ठीक है ठीक है। Why is the poet brought? तो हमने जो चैप्टर किया वो किया है, माई मदर एट 66। इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया कि जो मदर है वो कमला दास, इसकी क्या है, पोइट है। वो कमला दास कहाँ से कहाँ जा रही है? कोचिन से अपने घर जा रही है। सॉरी, अपने घर से कोचिन की तरफ जा रही है। कब जा रही है? लास्ट फ्राइडे को जा रही है। तो अपनी मदर की तरफ देखती है जो कि कार में बैठे हुए हैं। तो उसको लगता है कि जो उसकी मदर है वो बहुत पेल हो गई हैं। पेल इन द सेंस कि बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। उनके जो फेस है वो, उसको कंपेयर किया है दो चीज़ों से। एक चीज़ तो किया है कोप से रिलेटेड, और एक किया है डल मून जो विंटर मून होता है। दैट इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू, मीन्स ये इसकी क्या है, सिमिलीज है। मतलब कि इनको इक्वली कंपेयर किया गया है। ठीक है, सिमिली तो एज लाइक में आता है ना, लेकिन ये क्या है, उन्होंने क्या किया, इसको कंपेयर किया इन दो चीज़ों से। और ट्रीज प्रिंटिंग है, और जो चिल्ड्रन हैं वो स्पिलिंग आउट देयर हाउसेज हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया कि जो ट्रीज़ हैं वो क्या है, लाइफ है उनके अंदर, जबकि जो मदर हैं वो कैसे पेल है, डेड हैं और लाइफलेस है। स्पिलिंग आउट द, जो चिल्ड्रन बाहर घूम रहे अपने घरों से, तो उसे क्या लग रहा है कि जो चिल्ड्रन है उनके पास क्या एनर्जी है। जो ट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन रियल में जो ट्रीज़ है वो दौड़ नहीं रहे, हमें ऐसा लग रहा है बिकॉज वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहे हैं जैसे हम आगे जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया कि एक में लाइफ है, एक लाइफलेस, एक में एनर्जी नहीं है। सो यही सारे। फिर वो वापस एयरपोर्ट पे जाते हैं सिक्योरिटी चेक पे। तो वो देखती हैं अपनी मदर को कुछ दिन, तो उन्हें लगता है कि ये कैसी है, लाइक अ विंटर मून। फिर वो वापस से जाती हैं अपनी मम्मा के, तो उन्हें अपना पुराना दर्द याद आ जाए। तो बचपन में हमें याद आता है ना कि हम सोचते हैं कि भाई हमारे मम्मी पापा नहीं रहेंगे, तो दादा दादी नहीं रहेंगे, तो हम क्या करेंगे। बहुत इमोशनल स्टोरी है इसकी। और बस वो यही सोचती है, उसको पुराना अपना दर्द है वो याद आ जाता है। फिर वो अपनी मम्मी को देखती है और कहती है बाय अम्मा, कि हम सी यू सून अम्मा, कि हम दोबारा मिलेंगे। लेकिन उसे लग रहा क्या होता है कि क्या पता हम अगली बार मिल पाए या ना मिल पाए, और वो कुछ नहीं करती। आखिर में हंसते जाते, स्माइल स्माइल स्माइल। सो यहाँ पे एलिट्रेशन भी दिखाया गया है। एलिट्रेशन इन द सेंस एक वर्ड का जो रिपीटेशन होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। सो मदर को विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया है? जस्ट एज लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी एंड अपे। देखो विंटर में क्या होता है, धुंध आ जाती है तो वो पूरा नहीं दिख पाता है। मतलब कि just as a late winter's moon looks hazy and appears to lack brightness and luster due to mist and fog, similarly the poet's mother, who is now old, looks pale and devoid of exuberance, मीन्स उसके अंदर कोई एंथुसियाज्म नहीं है, कोई उसके अंदर अभी एनर्जी नहीं है, लाइफ नहीं है। उसी तरह जो विंटर का मून है उसकी भी ब्राइटनेस क्या होती है, डल दिखता है,
अच्छे से नहीं दिखता है, ब्राइटनेस बहुत कम आ रही होती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मदर को उसके साथ कंपेयर किया गया है कि वो भी उसी की जैसे स्टेज पे आ चुकी हैं। हर फेस लुक्स डल एंड कलरलेस ड्यू टू ओल्ड एज, वेयर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाइंग। जब वो दूर जा रही है अपनी मदर से तो उसके जो वर्ड्स हैं वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, उनकी स्माइल क्या सिग्निफाई कर रही है। द पोएट पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई होप एंड एश्योरेंस not only to herself but to mother also, that they will meet again. होप दिखा रहे हैं, होप है पोएट के अंदर कि वो दोबारा मिलेंगे। तो अपनी मम्मा को कह रही है कि सी यू सून अम्मा। स्माइल इसलिए करते ताकि उसकी मम्मा को लगे कि भाई उसकी बेटी कुछ ऐसे दुखी नहीं है। तो इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक बार हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। व्हाई डिड कमला दास थिंक, अगर आपको भी मेरे साथ करते रहना है तो मैं क्वेश्चन बोलेंगे, आप माइंड में सोच सकते हैं कि क्या इसका आंसर हम राइट करेंगे, ठीक है। व्हाई डिड कमला दास थिंक व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। कमला दास क्या सोचते हैं जब वो अपनी मदर को देखती हैं, तो वो सोचती हैं एज द पोएट ड्रोव टू कोची। ये कंपार्टमेंट 2017 का क्वेश्चन है और दिल्ली 2016 कंपार्टमेंट 2015 का क्वेश्चन है। इसमें है कि जैसे एज द पोएट ड्रोव टू कोची एयरपोर्ट शी वॉच्ड हर मदर डोजिंग ओपन माउथ। मतलब डोज का मतलब होता है अभी पूरी तो नींद नहीं है, ऐसे जैसे लटका ले रहे होते हैं ना, वैसे वाली नींद, ठीक है। Dozing open mouth, the poet thought that she looked old, withered, which disturbed the poet, and she wondered whether her mother would still be alive on her return. Her childhood fear of losing her mother again haunted her. एक तो देखो उसने कुछ नहीं देखा, वो वहाँ पे गई, उसने क्या देखा कि एक तो उसकी जो मदर हैं वो कैसे दिख रही हैं, बहुत ओल्ड हैं, पेल हैं, और उन्होंने कंपेयर किया उसको किसके साथ, कॉप्स के साथ, कि उसमें भी क्या है, लाइफ नहीं है, वो था लाइफलेस इक्वली लाइक। और वो सोचते हैं क्या पता अगली बार वो मिल पाए या न मिल पाए। हर चाइल्डहुड फियर जो था वो दोबारा से आ गया है कि कहीं वो अपनी मदर को लूज ना कर दे। हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर अगेन एंड अगेन हॉन्टेड हर, ठीक है। सो वाई हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ एजिंग मदर। तो कैसे उसके थॉट्स को क्या करती हैं, अवे करती हैं, ठीक है। Kamala thus find it hard to accept the fact of her mother being older as it brings back to her mind her childhood fear of losing her mother. कमला दास जो है वो कैसे ट्राई करते कि वो अपने थॉट्स को क्या करें, पुट अवे करें। सो वो क्या करती है, एक तो अपने आप को डाइवर्ट कर ले। कमला दास फाइंड इट हार्ड टू एक्सपेक्ट द फैक्ट ऑफ हर मदर ग्रोइंग ओल्ड। Kamala thus find the fact that her mother is going old as it brings back to her mind her childhood fear of losing her mother forever, कि वो हमेशा के लिए अपनी माँ को लूज कर देंगी। उन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि वो बहुत पेल है, शी इज कंपेयर लाइक अ कॉप्स और अ विंटर्स मून, जो कि ट्री स्प्रिंटिंग। सो क्या करती है, अपने थॉट को डाइवर्ट करना चाहती हैं। शी मेक्स अ डेलिबरेट एफर्ट टू ड्राइव और पुट अवे सच थॉट्स by looking outside the cars of the sights passing by. सो वो अपने ध्यान को भटका लेते हैं कि साइड में क्या चल रहा है, तो देखते हैं ट्रीज प्रिंट करते हैं, जो चिल्ड्रन से वो स्पिल आउट द हाउसेस टू प्ले, राइट। सो कुछ नहीं करना, फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू accept the fact of her mother growing old, and she knows that someday she'll lose her mother. She makes a deliberate effort to drive or put away such thoughts by looking outside the car at the sights passing by. Having looked at her mother, why does Kamala Das look at the young children? अब एक तो वो अपनी मदर को देखती है, उसको देखने के बाद फिर वो दोबारा से अपनी जो कार के बाहर यंग चिल्ड्रन से जो स्पिल आउट द हाउसेज हो रहे थे, तो उन्हें क्यों देखती है, तो वो इसलिए देखती, कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे कि चिल्ड्रंस हैं फुल ऑफ एनर्जी है, जबकि मदर है बिल्कुल एनर्जी नहीं है। चिल्ड्रंस हैं फुल ऑफ लाइफ है, जो कि मदर है वो क्या है, लाइफलेस है एकदम, ठीक है। कमला दास look at the young children as a represented youth which is full of life and energy. She wanted to drive away the fearful and disturbing thought. वो क्या सोच रही थी कि उनकी तरफ क्यों देखना चाहती थी, कि वो चाहती थी कि उसका जो थॉट था कि वो अपनी मदर को लूज कर दी, वो बूढ़ी हो चुकी, उसको डाइवर्ट करने के लिए वो क्या कर रही थी, कमला दास क्या कर रही है, यंग चिल्ड्रंस को देखती है। And weak and might die soon. So कुछ नहीं करना था, look at the young children as they represented youth. They were full of life energy in contrast to her mother, right? She wanted to drive away the fearful and disturbing thought that her mother was. She wanted to drive away the thought of
fearful and disturbing thought that her mother was getting old, weak, and might die someday. ठीक है. What was the poet's children fear? Childhood fear. जो poet है उसका childhood का fear यही था कि during her childhood Kamala Das was insecure about losing her mother, just as all young children often are. हर कोई होता है भाई अपने parents को सोच के कि वो अपने parents को lose ना कर दें. So होता ही है, मैं क्या बोलूँ. During her childhood, Kamala Das was insecure about losing her mother, just as all young children often are. The same old feelings come back to haunt her when she sees her mother's pale and lifeless face on her way to the cochin. She is tortured by the fact that she may not see her alive again. She hides her feeling by smiling, smiling, smiling. And she says, so उसके parting words क्या signify कर रहे थे? The parting words of the poet reflect the poet's feeling that she wants to meet her mother again. The parting words of the poet reflects the poet's feeling that she wants to meet her mother again, but she wears a smile on her face to mask her pain and to give her hope, happiness, and reassurance to her mother. देखो पार्टिंग वर्ड्स क्या सिग्निफाई कर रहे थे. पार्टिंग वर्ड्स सिग्निफाई कर रहे थे कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि पोइट्स की फीलिंग्स क्या हैं. शी वॉन्ट्स टू मीट हर मदर अगेन. और जो स्माइल थी वो शो कर रही थी होप को, हैप्पीनेस को, रीअश्योरेंस टू हर मदर कि वो मिलेंगे दोबारा, उनको कुछ नहीं हो रहा है अभी. ठीक है. सो स्माइल एंड कमिंग सून अम्मा ये शो कर रही थी. ओके. In the last line of poem, in the last line of the poem, My Mother at 66, why does the poet use the word smile repeatedly? Smile क्यों repeat कर रही थी वो बार बार? In the last line of the poem, the poet has repeatedly used the word smile to mask her hopelessness, her painful feeling of parting from her mother. She also wanted to reassure. भाई धीरे बोलो यार. She also wanted to reassure her mother of hope and happiness by smiling in front of her. So अपनी mother को एक hope दे रही थी, reassurance दे रही थी that they'll meet again. Meet you soon, अम्मा. वो कह रही ना. Why does the poet smile in the poem My Mother at 66 show? The poet was very sad but didn't want to show her fears to her mother. So she was smiling. Smiling is smiling, right? It was just a fake it. In reality, she was very sad and fears of losing her mother soon. ठीक है भाई, माँ बाप को खोने का दुख किसको नहीं होता है. सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लें, फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. चैप्टर नहीं, इट्स अ पोएम. Bring out the significance of the smile of the poet as she bade farewell to her mother. स्माइल की क्या सिग्निफिकेंस थी जब वो अपनी मदर को टाटा बाय बाय कर रही थी. द पोएट स्माइल्स as she bids farewell to her mother and assures her that they would meet again. As she looks at her mother, she looks pale and weak and fragile and lifeless. Her heart is pained to think that her mother might not live long. She smiles, but her smile is only an effort to cover up the hidden fear and pain in her heart. It is a smile put on deliberately to hide her tears. देखो smile कुछ नहीं है. Smile is just a fake expression to hide tears. Her situation is quite ironical. Ironical इसलिए क्योंकि एक तरफ तो irony कहाँ पे होती है, जहाँ पे एक तरफ कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ से बिल्कुल अपोजिट में हो रहा हो. सो आयरनी तो है, एक तरफ वो दुख में है, दूसरी तरफ वो हंस रही है. ठीक है. दो शी टेल्स हर मदर दैट शी विल सी हर सून, शी डाउट्स इफ शी विल एवर सी हर अलाइव अगेन. बिल्कुल सही बात है यार कि एक तरफ तो वो अपनी मम्मा को कहती है मीट यू सून अम्मा, दूसरी तरफ उन्हें डर रहता है कि क्या वो दोबारा मिल पाएगी उनसे.
Her situation is quite ironical, though she tells her mother that they will meet soon again, but she doubts herself that would she again? Would she meet her again alive? The repetition of her smile shows that it is a long and cheerful one. The smile is also significant because it must have comforted both the mother and the daughter and kindled in them the hope that the mother would survive long. एक hope को दिखा रहे हैं यार कि वो लोग मतलब कि वो लंबी जिएंगी and enough for द टूर कि वे एक तो मिलेंगे इसके एश्योरेंस है। दूसरी होप है कि वो उसकी मदर है वो भी नहीं मरने वाली है, काफ़ी लंबा जीने वाली है भाई। सब किसी की मदर जो है वो लंबे जिए। ब्रिंग आउट द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम माय मदर सिक्स कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन द टेक्सचर ऑफ सिंबल्स इमेजरी एंड अदर पोएटिक डिवाइसेस। माय मदर 66 में क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं उनका जिक्र हमें करना है। सो कॉम्प्लेक्स जो इसके अंदर यूज़ हुए हैं पोएटिक डिवाइसेस वो क्या शो करते हैं। पहली बात तो माय मदर एट 66 शोज ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन टेक्सचर ऑफ सिम्बल्स इमेजरी एंड अदर पोएटिक डिवाइसेस। द एंटायर पोएम इज स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सेंटेंस। हाँ ये पोएम जो है ना वो सिंगल सेंटेंस में क्या की गई है, फ्रेम की गई है, पंचुएटेड बाय कोमास। कोमास से कर करके उसका किया गया मीन्स जैसे कि हम ऐसे लाइन लिखते जा रहे हैं इस उसमें ये पोम जो कि कोमास के द्वारा क्या की गई है, पंचुएटेड की गई है। It indicates a single string of thought that runs throughout. There is a simile in the explicit comparison of the Asian face of mother to the और ये simile था क्योंकि as और like का जो यूज़ होता है वहाँ simile होता है। तो जैसे कोप्स की तरह दिखाती है अपनी मदर को तो वहाँ पे एक simile यूज़ हुई है। We find another simile in the combination with the pale। हाँ यार मैं ठीक बोल रही थी कि कोप्स के साथ भी और विंटर मून के साथ भी उसको कंपेयर किया गया एज या लाइक का यूज़ करके तो वहाँ पे भी क्या होगी, सिमिली होगी। ओके भाई मेरे को हिल हिल के पढ़ने की आदत है, किस किस को है ये मुझे नहीं पता है, कमेंट में बताइएगा। We find another similar in the comparison between the pale visage of her mother and the late winter's moon as her face has lost its brightness। क्योंकि जो मून है उसकी भी ब्राइटनेस नहीं आ रही है विंटर के फोग और मिस्ट की वजह से, और मदर बूढ़ी हो चुकी है तो उनकी ब्राइटनेस यानी जल्दी जल्दी करते हैं भाई, इसमें इतना टाइम नहीं लगाना है। देयर इज अ यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन द लाइन ट्रीज स्प्रिंट। यस ट्रीज थोड़ी ना दौड़ते हैं, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ हैं ये तो। where trees are attributed with the quality of running swiftly for enhancing the poetic effect. The poet has used alliteration, the use of word familiar and fear, and the smile, smile, smile. It also suggests the poet's familiarity with her childhood fear and the sorrow of losing her mother to death. Analyze the concept of losing our dear ones on account of old age in the context of the poem. The poem My Mother at 66 brings out the natural complexities of human mind and the natural fear of losing our parents. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि क्या अपने पेरेंट्स को, अपने डियर वंस को खोने का जो डर होता है वही बताना है। ये तो सब लिख सकते हैं, इंग्लिश में तो ट्रांसलेट करना है। माई पोम माई मदर एट 66 ब्रिंग आउट द नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड के जो नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं तो इसको दर्शाता है, ठीक है। Natural fear होता है of losing our parents, which is common to the hearts of all human beings. Aging जो है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। Aging it is common, no one can change it, right? So aging is an indispensable part of human life which we have to accept. इसे हमें accept करना पड़ेगा irrespective of the pain it cultivates in our heart. The poet speaks about her mother who is growing old and she seems to be pale, energyless, lifeless. Her mother sleeps while traveling as she realizes that she requires rest. The poet recalls how even as a child she has experienced the fear of losing her mother. Now her fear has changed into the fear of losing her mother. The poet recalls how even as a child she has experienced the fear of losing her. Now her fear has changed into the fear of losing her mother to death. That is why she diverts her attention by looking outside the window at the trees passing by and children coming out the house to play. Later at the airport, she smiles at mother only with the hope of meeting her soon. Yes, yes, yes.
इनविजिबल ने लाइक किया, थैंक यू इनविजिबल। सो माई मदर एट 66 जो फॉर्म है वो हमने कर लिए। अभी हम चलते हैं आगे, आप भी चलते रहिए भाई, टाइम बहुत कम है बोर्ड्स के लिए भी, नीट के लिए भी, जिसके भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। एलिमेंट्री स्कूल तो आई थिंक आ नहीं रही है ना। अभी हम करते हैं द रोड साइड स्ट्रैंड कर लेते हैं क्या, कीपिंग क्वाइट करते हैं। कीपिंग क्वाइट जो लिखी है वो पाब्लो नेरूदा ने लिखी है, ठीक है। इसमें करना वी काउंट टू 12, कि हम 12 तक गिनेंगे एंड विल ऑल कीप स्टिल, और फिर सब चुप हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कि 12 सेकेंड के लिए चुप हो जाएंगे, किसी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, ठीक है। एंड नॉट मूव आर्म्स, आर्म्स का रिप्रेजेंट किस में, हैंड और वेपन्स, ना तो हैंड यूज़ करने हैं ना वेपन्स यूज़ करने हैं। एंड नॉट मोर आर्म्स सो मच मीन्स पन का यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। द पोइट अर्जेस each one of us to count up to 12 and then be quiet. The poet might have used the phrase count to 12 as there are 12 hours represented on the clock, or as there are 12 months in a year, right? 12 महीने होते हैं, 12 घंटे होते हैं, राइट। He might have wanted the people to keep still as long as, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर का काम करती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए जो पोएट वो कह रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे, चुप हो जाएंगे, कोई अपनी आर्म्स का यूज़ नहीं करेगा, मीन्स वॉर्स नहीं करेंगे, क्योंकि वॉर्स क्या करते हैं, दे आर कॉजिंग नेचुरल डिजास्टर्स। In this moment of silence, the poet doesn't want anyone to move their arms. He wants us to remain motionless हो जाएंगे, speechless हो जाएंगे, okay? It would be an exotic moment. ये जो moment होगा ये बहुत exotic होगा. Exotic means you can say it's a pleasant moment, wonderful, different moment, without rush, without entrance. We would all be together in a sudden strangeness. The poet feels that such a moment of silence would be an unusual and exciting one. ये मिरेकुलस कॉन्सिक्वेंसेज होगी तो फिर सारी दुनिया चुप हो जाएगी, तो कैसा मोमेंट होगा ना। देयर विल बी नो हरी और द साउंड ऑफ मशीन्स टू पोल्यूट, देखो साउंड्स नहीं होंगी, नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, मशीन्स नहीं होंगी तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। सो देयर विल बी नो hurry or the sound of the machines, the people to pollute the environment. It will be a strange and unfamiliar moment with stillness all around. In this unusual period, the bones of humanity will get stronger. Yes, language barrier नहीं होगा, तो क्या होंगे, bonds जो होंगे वो human beings. At last we all are human being. So ये human being की बॉन्डिंग को क्या करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा, यही सब लिखना है भैया हमें। फिशरमैन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, फिशरमैन का क्या काम होता है, मछलियों को खा जाते हैं, मार मूर के जो भी करता है भाई। फिशरमैन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, व्हेल्स को हार्म नहीं करेगा। सो जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी क्या होगी, बच जाएगी। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट, और जो मैन गैदर कर रहे हैं किसको, सोल्ट को, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, वो देखेगा अपने हाथों की तरफ कि मैंने अपने खुद को क्या की तकलीफ दी है, क्यों हम ऐसे काम कर रहे हैं जो आगे जाके हमें ही तकलीफ दे। सो दिस इज स्टैंजा 3. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स मीन्स नेचर वॉर्स, एनवायरनमेंट में जो वॉर्स हो रही है, ठीक है। विद गैस वॉर्स, विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। देखो हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ओके। सारी जो पोम्स लिखी है ना पाब्लो नेरूदा ने, वो कैसी पोम्स हैं, रियलिस्टिक व्यू दिखाती है कि क्या चल रहा है, ठीक है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, जो वॉर अगेंस्ट नेचर करना चाहते हैं, गैस की वॉर विद गैस को यूज़ करके वॉर करना चाहते हैं, या फायर को यूज़ करके वॉर करना चाहते हैं, तो ऐसी वॉर में ना बचना कोई नहीं है। विक्ट्री तो हो जाएगी पर उसको सेलिब्रेट कौन करेगा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो यहाँ पे क्या यूज़ है, आयरनी यूज़ की गई है, पैराडॉक्स है, ओके। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. ये क्या कह गए हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, की क्लीन क्लोथ्स पहन लो, मीन्स जो तुमने डर्ट फैला रखी है उसको रिमूव करो। क्लीन क्लोथ्स मीन्स वाइट क्लोथ्स, दैट इज अ साइन ऑफ प्योरिटी, दैट इज क्लीन क्लोथ्स आर साइन ऑफ pureness, love, affection and spreading of
happiness, right? In the shade doing nothing, the poet now speaks of those who wage wars against humanity and wars of all kinds, including the use of chemicals or poisonous gases, wars that bring death and destruction, wars that leave none to celebrate victory. He says that such men should stop their activity. देखो पोएम में ना कुछ नहीं होता है भाई, मैं तो ऐसे करती हूँ, एक बार पोएम को याद कर लो और कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस पोएम के बारे में लिख दो ना, नंबर कोई नहीं काटने वाला है, एक दो तो चलो कट ही जाएगा फिर भी, पर ये ऐसे ही हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, लाइव में बता सकते हैं भाई किसको क्या लगता है, कैसे तैयारी चल रही है अभी, मुझे दिख नहीं रहा है, एक तो मेरा लाइव नहीं चल रहा है, सो आई कैंट चैट नाउ। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused, कि मैं जो चाहता हूँ उसे confuse ना किया जाए, क्योंकि कई लोगों को क्या लगता है कि जो पोएट है वो क्या चाहते हैं, total inactivity, and total inactivity क्या represent करती है, death. But poet doesn't want this. So don't confuse poet with total inactivity. Life is what it is all about. I want no truck with the death. कि मैं कोई नो ट्रक मीन्स मैं कोई एसोसिएशन नहीं चाहता भाई डेथ के साथ, मैं चाहता हूँ कि शांति रहे, मैं चाहता हूँ हैप्पीनेस रहे, मैं चाहता हूँ कोई भी किसी के बीच में भेदभाव ना हो, ठीक है। द पोएट मेक्स अ क्लैरिफिकेशन दैट he is advocating the need for silence. His advice should not be confused with total inactivity. He does not want any association with the death. He says that life is meant to be lived. कि वो चाहता है कि life जीने के लिए है, but not with wars, but with love and affection, happiness. If we were not single men about keeping our lives moving, हम अगर selfish इतने नहीं होते, इतने single minded नहीं होते कि हमारी लाइफ चलती जा रही है वट एवर वेज वी कैन, हार्मिंग द एनवायरमेंट, हार्मिंग द नेचर अर्थ, मदर अर्थ, राइट, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt the sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death. देखो कुछ लोग ना जैसे मतलब ऐसे प्लान कर रहे हैं कि अर्थ को किस तरह वो मतलब अपने इन्वेंशंस करते जा रहे हैं, पर वो ये नहीं सोच रहे कि अर्थ को किस तरह से इसके लिए हार्म पहुंच रहा है, वो अर्थ जिसने हमें लाइफ दी है। इफ यू वर नॉट, तो हम इतने अगर सेल्फिश नहीं होते, इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, तो पोएट क्या कह रहा है कि द पोएट फर्दर एडवाइज द पीपल शुड स्टॉप बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश फॉर वन मोमेंट, दे शुड नॉट थिंक ऑफ कीपिंग देयर लाइव्स मूविंग, meeting their ends and fulfilling their duties. The huge silence which will arise from such a moment will only serve to the people. It will help them introspect and overcome the sadness of failing to understand themselves. The huge silence which will arise from such a moment, कि ऐसी शांति जो ऐसे मोमेंट से अराइज होगी जब सब चुप होंगे, will only serve to help the people. It will help to solve their problems. It will help them to introspect and distinguish their mistakes. What is the reason of their sadness of failing to understand themselves, ठीक है। People have been threatening themselves with death by their activities. खुद को ही harm पहुंचा रहे हैं ऐसे ऐसी चीज़ों का invention करके। This moment of silence will give them time to understand themselves better. तो इस तरह का जो silence होगा वो उन्हें क्या देगा, तो time देगा। First of all self introspection का, second of all अपने आप को माफ़ करने का, ठीक है। Perhaps the earth can teach us. Earth जो हमारी mother, the mother earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count to 12. फिर से मैं 12 तक गिनूंगा and you keep quiet and I will go. फिर तुम सब चुप हो जाना और फिर मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या कहें, the poet feels that the earth can enlighten us and guide us in the process of keeping quiet. He wants us to observe that there is some activity जो भी अगर लाइव में है तो मुझे एक बात बता दीजिए कि आप जो नोटिस है वो न्यू फॉर्मेट से लिख रहे हैं या ओल्ड फॉर्मेट से, इसमें मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। अगर कोई सुन रहा है तो भाई प्लीज़ करके बता सकता है मुझे लाइव में लिख के। The poet feels that the earth can enlighten us and guide us in the process of keeping quiet. He wants us to observe that there is some activity and the apparent stillness. जो अर्थ है वो हमें क्या बताना चाहते कि सब कुछ शांत है,
सब कुछ स्टिल है, लेकिन फिर भी वो क्या है, मतलब अर्थ स्टार्टिंग में कैसी थी, अलाइव नहीं थी ना, डेड की तरह दिखती थी, लेकिन उसने फिर भी लाइव से ओल्ड से ही किया है मैंने। ओके भाई, ओल्ड से ही किया है, तो थैंक यू खुशी रितु का दिन ब्लॉगर को। जो भी मेरे लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू रितु काद्यान ब्लॉगर प्लीज। सो अभी इस पे चलते, पर अर्थ कंटिन्यूअस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। नाउ आई काउंट अप टू 12 की अब मैं क्या करूँगी, 12 तक गिनूंगी एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। इसमें कुछ नहीं, फाइनल द पोएट थिंक्स दैट ही इज सैड व्हाट ही वाज इंटेंडेड टू, कि उसने बता दिया जो वो बचाना चाहते थे। नाउ ही वांट्स अस टू कीप क्वाइट, अब वो चाहते हैं कि सारी दुनिया क्या हो जाए, चुप हो जाए। अरे मैडम यहाँ क्यों आ गए हो, मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। Finally, the poet thinks that he has said what he intended to. Now he wants us to keep quiet while he is counting to 12, after which he will leave. जो उसको बताना था पोइट को वो उसने बता दिया है। अब क्या करेंगे, अब जो पोइट है वो हमें बता के चले जाएंगे 12 तक गिन के, तुम सब चुप हो जाओ ना, और फिर से क्या हो जाएगा, वो चले जाएंगे। ओके, एक मिनट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। द टाइटल ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट। द टाइटल सजेस्ट silence. The poem is about the importance of quiet introspection for all. So जो ये poem है क्या दिखाती है कि हम चुप रह के किस तरह अपनी गलतियों को इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अभी भी हम कर सकते हैं चुप रह के। Our speech and activities often bring about trouble and suffering, so they need to be controlled. जो हमारी स्पीच है, जो एक्टिविटीज़ है, वो कई बार ट्रबल कोज कर देती है, सफरिंग हमें कोज कर देती है, सैडनेस लाती है। सो हमें क्या चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए खुद को, राइट। अब मैं रख देती हूँ, 1 मिनट गाइज, मैं गेट बंद करके आती हूँ, मेरी मदर आई थी, अभी मैं कर देती हूँ बंद। ओके, अभी मैं बैठ ही रही हूँ। सो यस, करते अपना काम स्टार्ट। सो कीपिंग क्वाइट में टाइटल क्या सजेस्ट कर रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। साइलेंस की इम्पोर्टेंस बताइए, ठीक है। पोइट ने बताया किस तरह हम जो ये सैडनेस है, सैडनेस नहीं बोलूँगी, सॉरी, किस तरह से जो ये साइलेंस है उसका यूज़ करके अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और दुनिया को माफ़ कर सकते हैं। बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? कि चुप रहने से 12 तक गिनने से और फिर चुप रहने से हमें क्या मिलेगा? Why does Pablo Neruda want us to count 12 and keep still? ये क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं पिछले साल में, दिल्ली 2015 में, कंपाउंड 2017 में, फोन 2009 में एंड कंपाउंड 2017 में। What will keeping still help us achieve? कि हमें चुप रहने से क्या मिल जाएगा? सो काउंटिंग अप टू 12, खुद सोचते मैं वैसे, देखो काउंटिंग अप टू 12 gives us the time to self-introspect and to forgive all those who have cheated us, right? And self-introspection will help us to remove our sadness. Secondly, silence gives us the power to remove बाइसिंग, जैसे कि जो भेदभाव होता है उसको रिमूव करने के लिए भी, क्योंकि लिंग्विस्टिक जो बैरियर्स उसको ब्रेक करने में हमें हेल्प करेगा। अब इसमें देखते हैं क्या दे रखा है, वॉर्स नहीं करनी चाहिए सेकेंडली क्योंकि देखो चुप रहेंगे तो, चुप में तो जो जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, सब एक जैसे होंगे, बोलेंगे तो इंडियन के अलग लैंग्वेज, उसके अलग लैंग्वेज। ओके, सो टॉपिक पे आते हैं। काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू गेट सम टाइम टू स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज़ and focus on ourselves and to do self-introspection our actions, helping us change our destructive ways and promote brotherhood among men, right? तो भाई यही मैंने सोचा था, चलो कुछ तो मुझे याद हो रहा है। Do you think the poet advocates total inactivity and death? No, the poet wants no association with death. He clarifies that he has no truck with death. According to him, life is meant to be lived to the fullest. He just wants the inhuman and destructive activity, वो क्या चाहता है, जो इनह्यूमन एक्टिविटीज़ जो अर्थ को, एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं
और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज उन्हें बंद कर देना चाहिए। साइलेंस से क्या मतलब है? ही वांट्स टू स्टॉप द इनह्यूमन एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द मैन। ही वांट्स टू enhance the brotherhood between men. He wants to give time to people to do self introspection, right? And he doesn't want to do any trick with death. He means that life is to be lived with fullest. What is the sadness that the poet refers to in the poem? Poem में क्या sadness poet ने? Sadness वही जो materialistic things हैं उससे related, ठीक है? The poem refers to the sadness that arises from the failure to understand ourselves. Today we are so engrossed in achieving materialistic success that we have no time to introspect about our actions and their consequences, and that will lead to our sadness, ठीक है? We often end up hurting ourselves. जैसे कि हर्ट कौन कर रहा था अपने आप को? जो सॉल्ट कलेक्टर था उसके हैंड्स कैसे हो गए थे? बिल्कुल कैसे हो गए थे भाई? मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहे, बिल्कुल ख़राब हो गए थे, मैं तो ये बोल रही हूँ। वट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट, क्या सिंबल जो नेचर है डज द पोइट इन्वोक टू स्टे दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर apparent stillness? apparent stillness से भी लाइफ आ सकती है, तो उस पर पोइट क्या करें? तो पोइट uses nature as a symbol to explain his idea that there can be life under apparent stillness. An example from nature is the earth itself, as when everything seems that it later proves to be alive. हर चीज़ क्या दिख रही थी? डेड दिख रही थी। उस टाइम पे अर्थ ने लाइव होने का क्या दिया? एग्जाम्पल दिया कि हम आज इस पे हैं, ये उसका सबूत है, ठीक है? द पोएट यूजेस नेचर एज अ सिंबल टू एक्सप्लेन हिज आइडिया दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। जो पोएट है वो अपना नेचर यूज करे, एक सिंबल यूज करे कि कैसे जो अपरेंट डेड में हमें क्या दिख रही है? लाइफ दिख रही है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स दैट इट लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, छोटे से बड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन शॉर्ट कर लेते हैं। एनसीईआरटी के हो चुके हैं, जल्दी से। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रामेटिक काउंट टू 12 इन कीपिंग क्वाइट। ये क्या इंपॉर्टेंस 12 तक गिनने की? देखो, एक तो 12 घंटे होते हैं, 12 सेकंड भी हो सकते हैं, 12 मिनट हो सकते हैं, 12 महीने हो सकते हैं, राइट? The poem opens with the poet's appeal to begin with the count to 12 followed by a moment of silence. एक तो silence से the poet links silence with the hope of a moment of togetherness. टू स्टॉप इनह्यूमन एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। एक लाइन को हम उसमें यूज़ कर सकते हैं अपने उससे, ठीक है? द रिपीटेशन ऑफ द पोएट्स रिक्वेस्ट टू काउंट टू 12 इन द फर्स्ट एंड द लास्ट stanzas creates a personal space of silence in the poem. The poet seeks this moment of silence as a moment of introspect and meditate to share a feeling of oneness, ठीक है? अपनी जो गलती है उनको सुधारने का टाइम दे रहा है साइलेंस हमें। द पोएट विशेस दैट इन दिस सेलेक्टेड मोमेंट द फिशरमैन वुड नॉट किल द व्हेल्स, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड गिव रेस्ट टू इंजर्ड हैंड्स। द थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड would come to a halt. In this chosen moment we would have time for a self-assessment। ये self-assessment कितनी बार आएगा? The number 12 is dramatically significant to represent a clock time, a moment in real life। देखो 12 को दिखाने का मतलब क्या है कि जो क्लॉक में टाइम होता है वो क्या शो कर रहा है? रियल लाइफ को शो कर रहा है। सो वही सिग्निफिकेंस है कीपिंग 12 की। उसने द नंबर 12 इज ड्रामेटिकली सिग्निफिकेंट टू रिप्रेजेंट आवर क्लॉक टाइम, अ मोमेंट इन अ रियल लाइफ, ठीक है? हाउ इज द पोएट्स अपील फॉर कीपिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट sluggishness? The poet, in his appeal for keeping quiet, emphasizes the importance of self-introspection in human's life. He urges us to seek a moment to understand ourselves and analyze our actions as we experience the sadness of death. As we experience the sadness of death, the poet's appeals for a moment of silence and stillness should not be mistaken as a plea, as a moment of inactivity or absolute sluggishness. Absolute sluggishness means total death, but the point don't want any trick with death। ये लाइन चेप के आनी है मेरे पेपर में। He seeks a silence where people are not obsessed with work and give a personal moment to think about their actions. This moment of silence will help them to overcome their woes and defeat. The poet even feels
that the earth will enlighten man in the process as silence is only a moment captured where there is activity in the apparent. हाँ पोइट ने ये तो बताया कि अर्थ ने वहाँ से लाइफ स्टार्ट की है जहाँ पे apparent stillness is referred to as death. Analyze the poetic devices that the poet adopts. देखो poetic devices बहुत important है. My mother at 66 की उसमें poetic devices पूछे थे. इसमें भी एक poetic devices की वीडियो मेरे को देखनी पड़ेगी. आप लोगों ने देखी हो तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ से देखनी है पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो. द पोएट हैज इनकॉर्पोरेट द यूज ऑफ रिपीटेशन इन द लाइन लेट्स नॉट स्पीक लेट्स. हाँ स्टॉप फॉर 1 सेकेंड टू क्रिएट द पोएटिक इफेक्ट ऑफ एम्फेसिस ऑन लीडर्स. कोई कर रहा है क्या रिप्लाई? मुझे दिख तो नहीं रहा भाई. द पोएट हैज इनकॉर्पोरेटेड द यूज ऑफ रिपीटेशन इन द लाइन लेट्स नॉट स्पीक लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. तो यहाँ पे रिपीटिशन यूज हो रहा है, ठीक है. इवन द फ्रेजेस काउंट विल काउंट एज सिम्बॉलिक. ये सिम्बॉलिक यूज क्योंकि यहाँ पे क्या यूज है, नंबर्स का यूज हुआ है, ठीक है. आर सिम्बॉलिक एज अ पोइट रिपीट्स हिज रिक्वेस्ट टू कीप क्वाइट फॉर अ सेकेंड टाइम. The word 12 symbolizes the measure of time representing English Academy channel. Okay, English Academy channel से कर लेंगे भाई. Thank you, Kushi. The word 12 symbolizes a measure of time representing our clock time in real life, capturing a moment from our present time. The phrases hurt hands and clean clothes are example of alliteration. जैसे H hurt hands में आ गया, alliteration आ गया, clean clothes में भी alliteration आ गया. Man will cleanse his soul, heart and mind in the process. The word brothers here implies brotherhood and is used by using a concrete object instead of an abstract concept. मतलब पोएट ने क्या यूज किया, ये नहीं दिखाया कि दिस इज अ मैन. उसने जैसे कि पेन को मैं बोल दूँ ये पेन बोल रहा है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरह से यूज़ किया है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है कि ये चीज़ क्या सिग्निफाई करे, एक पर्सन को सिग्निफाई करे जो बोल रहे हैं. नॉर्मली पेन तो बोलेगा नहीं, तो उसी तरह क्या किया है उसने ब्रदर्स को क्लीन क्लॉथ्स को क्या सिग्निफाई किया है, टू इंक्रीज ब्रदरहुडनेस. देयर इज अ यूज ऑफ मेटाफर इन पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स. मेटाफर का यूज़ किया मतलब कि बिना बोले तंज कस दिया. As a poet wants the warmongers to shed their blood soiled clothes. कि क्लीन क्यों करने को बोल रहा है क्लॉथ्स को, क्योंकि जो तुमने वार फैलाई है इतनी महम, ये अभी भी वार चल रही है भाई. ये जो वार्स है, वार विद गैस, वार विद फायर, वॉर अगेंस्ट नेचर, ग्रीन वॉर जिसे बोल रहा है. सो ये 3 वार के नाम याद रखेंगे और इन्हें पेपर में लिख के आएंगे, ठीक है. तो इनकी वजह से जो कपड़े हैं वो हमारे क्या हो गए, फुल ऑफ ब्लड हो गए. तो उनको क्लीन करने के लिए पोएट कहना चाहते हैं टू स्टॉप द वार. ही वांट्स टू एम्फसाइज ऑन ब्रदरहुडनेस, ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ एन इमेजरी. सो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पोएटिक डिवाइस में बता देना. हम देखो लेट्स नॉट स्पीक और लेट्स स्टॉप में क्या आया, यहाँ पे रिपीटिशन का यूज़ हुआ है. और फिर क्या था, काउंट अप टू 12 उसने बोला है, ठीक है. ये सिम्बॉलिक यूज़ हो गया है, ठीक है. बार बार उसने यूज़ किया, एक बार स्टार्टिंग में और एंड में. तो दीज आर सिम्बॉलिक. और पोएट रिपीट्स इट रिक्वेस्ट टू कीप क्वाइट, ठीक है. ये तो हम लिख देंगे. एक तो लेट्स नॉट स्पीक लेट्स स्टॉप में क्या यूज़ है, इसमें रिपीटिशन. दूसरा काउंट अप टू 12 में क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे सिम्बॉलिक यूज़ हुआ है, ठीक है. द वर्ड 12 सिम्बलाइज मेजर ऑफ टाइम, ये तो हम लिख देंगे. 12 का मतलब टाइम को सिम्बलाइज कर रही है. और हार्ट हैंड्स एंड क्लीन क्लोथ्स, इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. दूसरा फिर ये एक्सप्लेन ही कर रहा है. और मेटाफर का यूज़ हुआ है इन पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स में, ठीक है. मतलब उस चीज़ के बिना उसको क्या कर रहे हैं, दिखाना चाह रहा है कि इस चीज़ के मतलब पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या है, टू स्टॉप वॉर्स, ठीक है. वट काइंड ऑफ एन इमेजरी एंड ideal world does the poet visualize? The poet looks for a calm, quiet, and peaceful world devoid of all forms of violence, as if visualized togetherness of the people in a moment of silence and peace. According to the poet, this moment will give us time and silence for self-introspection. जो peace हमें मिलेगा वो हम किसके लिए use कर सकते हैं, to self-introspect ourselves. According ये तो हो गया. When we can spiritually attain our moral self through a moment of meditation. मेडिटेट किया करो भाई, मैं तो करती नहीं वैसे. दिस मोमेंट विल ब्रिंग एन एंड टू द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड. द फिशरमैन विल नॉट बी किलिंग. हाँ
देखो हमें वार्स नहीं करनी है, फिशरमैन को एक्वेटिक लाइफ हार्म नहीं करनी है, और जो सॉल्ट कलेक्टर है उसे अपने हाथ की इंजरीज को देख के सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए दैट ही इज हार्मिंग हिमसेल्फ, ठीक है। The fisherman will not be killing whales, and man gathering salt will have the time to press the injured heads. Environmental degradation will come to an end, and the brotherhood nets goes to extreme level, ठीक है। The warmongers will be silenced the moment of brotherhood to mediate and cleanse the warmongers क्या हैं जो वॉर को कोज करते हैं, ठीक है, will be silenced the moment of brotherhood to mediate and cleanse their souls. The poet hopes that it will be the ideal world where man will be able to come out from his self-centered attitude. हाँ भाई, सेल्फ सेंटर्ड का भी तो यूज़ कर सकते हैं ना क्वेश्चन में। अगर हम सेल्फिशनेस से बाहर आ जाएंगे तो ये वर्ल्ड, ये एक अच्छी जगह बन जाएगा जीने के लिए। हमारा कीपिंग क्वेश्चन चैप्टर भी हो चुका है। About the Thing of Beauty by John Keats. John Keats was an English romantic poet belonging to the second generation of romantic poets, along with Lord Byron and Percy Bysshe Shelley. Although his poems were not generally well received by critics during his lifetime, his reputation grew after. देखो भाई, ऐसे ही बंदे हो जाते हैं, मरने के बाद फेमस हो गए, बहुत बढ़िया है। हमें भी कर देना, मरने के बाद फेमस नहीं, जीते जी करना। A thing of beauty. Jokes apart, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. So, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, never pass into nothing. यहाँ पे क्या यूज हुआ है? पोएट कहना चाह रहा है कि the poet speaks the permanent nature of the beautiful things, which gives us eternal joy. This loveliness keeps on increasing and never fades away. The everlasting beautiful sight of beautiful things is stored in our memory. This gives us peace, just like a quiet shady place. देखो हम इसको एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ेंगे, हम बस वैसे बोले अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो क्या, जॉय फॉर एवर है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी किस में नहीं जाएगा, लोनलीनेस में नहीं जाएगा, ठीक है। दिस गिव्स अ पीस, ये में पीस देगा। जस्ट लाइक अ क्वाइट शेडी प्लेस, जैसे कि एक बोअर नहीं होता है क्वाइट फॉर, जैसे बोअर को क्या बोलते हैं, जिसकी एक इस तरफ से पेड़ आ रहा है, एक इस तरफ से पेड़ आ रहा है, तो उनका झुंड सा बन के क्या बन जाता है, जैसे कि बैंकेट हॉल्स में ऐसे नहीं होते हैं दरवाजे, उसकी तरह बन जाते हैं। तो उसे बोलते हैं बोअर क्वाइट फॉरेस्ट एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ऐसी नींद आए जिसमें बड़े अच्छे अच्छे सपने हैं, ठीक है। एंड हेल्थ अच्छी हो और क्वाइट ब्रीदिंग. So think of beauty as a joy forever. Its loveliness increases. It never fades away. It never parts into nothingness, but will keep increasing होती रहेगी. Pass into nothingness and bore quiet for us. ठीक है. And a sleep full of sweet dreams. Health and quiet breathing. तो यहाँ पे देखते क्या क्या यूज हुआ है भाई. मेटाफर का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेटाफर का यहाँ पे यूज हुआ है, इस लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ठीक है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। सो ये कहता है कि एवरी मोरो मतलब हर सुबह, हर अगली सुबह हम क्या करेंगे, रेदिंग अ फ्लावरी बैंड, मतलब कि क्या करेंगे, तो वीव करेंगे एक फ्लावरी बैंड को, टू बाइंड अस टू अर्थ, spite of despondence of the human dearth। कि पोइट यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, when we wake up the next morning after sound sleep, all the beautiful memories of sweet dreams have to strengthen our bond। so जो यहाँ पे मतलब हम समझ रहे हैं कि रेदिंग ऑफ फ्लावरिंग बैंड का मतलब क्या है। रेदिंग ऑफ फ्लावरिंग बैंड का मतलब यहाँ पे है टू स्ट्रेंथन आर बॉन्ड विद अर्थ। जैसे जैसे हम माला के वो पिरोते हैं ना, तो उसी की तरह है कि टू स्ट्रेंथन आर बॉन्ड्स विद अर्थ, अर्थ के साथ अपना बॉन्ड, और अर्थ के जो पीपल हैं उसके साथ भी अपना बॉन्ड क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। दिस इज वाई द पोएट फील्स इट एवरी मॉर्निंग, हर सुबह we prepare a wreath of flowers that binds us to earth more strongly। so अगर ये आ जाता है, what do you mean by wreathing a flower band? That means to strong the bond between earth and ourselves, ठीक है। hopeless of noble spite of despondence, दुखों से दूर of the inhumane dearth, जो हमारे जो बुरे कारनामे हैं उनसे दूर जाके, of noble natures the gloomy days।
कहाँ उड़ गया? Of noble natures, the gloomy days, of all the unhealthy and awkward, darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the part from our life. So hopelessness, sadness, लैक ऑफ नोबल वेज आर पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं? दुख मिलते हैं आगे जाके. लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, लॉस्ट फेथ इन डिसपॉइंटमेंट विच रिजल्ट फ्रॉम आवर ओन विंग्स. वी हार्म आवरसेल्व्स बाय फॉलोइंग अनहेल्दी एंड वीक पाथ्स. हम क्या कर रहे हैं? किसी और को दुख नहीं दे रहे, हम खुद को दुख दे रहे हैं बाय फॉलोइंग अनहेल्दी एंड इनह्यूमन पाथ्स इन आवर लाइफ्स. दैट इज द रिजल्ट ऑफ डिस्पोंडेंस एंड सैडनेस इन लाइफ्स. ठीक है. Usually from our own things. We harm ourselves by following unhealthy wicked paths. Wicked ये होता है बुरे काम, ठीक है. But in spite of all this, पर इन सब से परे, some wonderful sights of nature help us to shed sad and grim thoughts. जो नेचर की इतने wonderful sights है वो हमें क्या बताती है कि the wonderful sights of the nature help us to shed sad things and grim old thoughts. और एक नए जोश के साथ आए. तो ये क्या है? द ब्यूटिफुल थिंग ऑफ द नेचर हेल्प अस टू शेड सैड थिंग्स, की जो बुरी चीज़ों ने क्या करना है? शेड अवे कर देना है और फिर एक नए थॉट के साथ आना है टू लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ. ठीक है. फ्रॉम शेप ऑफ बॉडी म्यूज अवे द. देखो यहाँ पे क्या है? रेडिंग का मतलब हो गया वीविंग. A flowering band to bind us to earth, spite of the response of the human death of noble into the gloomy days of the. ऑफ का बार यूज हुआ है. ऑफ के यूज को क्या बोलते हैं? एनाफोरा तो नहीं बोलते शायद से. हाँ एनाफोरा बोलते हैं जब ऑफ से स्टार्टिंग होती है शायद. वो तो मैं पोएटिक डिवाइसेस में कल कर लूँ जल्दी से पढ़ लूँ. सच द सून द सोनी, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. यहाँ पे shady boon metaphor में use हुआ है. The poet now goes on to list these objects of beauty. Poet हाँ ये भी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो poet ने बताई कि think of beauty. The sun, the moon, trees, whether they are old or young, which are sprouting a shady boon for simple sheep and such a daffodils. Daffodils कुछ नहीं होते, flowers होते हैं. ठीक है. With the green world they live in and clear rills that for themselves are cooling. जय कह रहे हैं please help me. Yes Jay, what can I do to help you? इलेवेंथ का बैकलॉग देखो भाई मेरा भी कुछ चैप्टर्स में फिजिक्स में रोटेशनल मोशन जो है वो मेरा रहता है. सो मैं उम्मीद 3.0 से करूँगी वो चैप्टर्स. एम सर के वैसे फिजिक्स वाला ऑब्वियसली फिजिक्स वाला इज़ वेरी गुड यूट्यूब चैनल. अभी उम्मीद 3.0 आएगा तो उससे लाइव सेशन से मैं करूँगी जो भी 11th का बैकलॉग होगा ना. अभी तो 12th पे ही फोकस कर रही हूँ मैं क्योंकि मैं 12th में हूँ. आप भी शायद 12th में ही होंगे. अरे हाँ भाई मैंने भी ओल्ड वीडियोस से ही किया है. कुछ चैप्टर्स जो मेरे रहते हैं वो मैंने ओल्ड वीडियोस से ही किया है क्योंकि मैंने आकाश ज्वाइन किया था ना. फुल ऑफ टाइम वेस्ट. वहाँ पे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था. तो फिर मैं घर पे आती थी तो फिज़िक्स वाला से ही क्लासेस लेती थी. फिज़िक्स वाला इज़ वे बेस्ट देन एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट. सो फिज़िक्स वाला से ही कर सकते हैं. मैं तो वही रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैं तो वही से कर रही हूँ. अभी उम्मीद भी आएगा. मैंने तो लक्ष्य नीट बैच भी ले रखा है वहाँ का. तो जो चैप्टर्स रहते कर लेंगे. अभी तो 12th का करो. टाइम है 1-2 चैप्टर का. रिवीजन पे ध्यान दो भाई. अभी इंग्लिश आप 12th में है या फिर ड्रॉपर है? कहाँ थी भाई मैं तो भूल ही गई. अच्छा आप नीट में है. ओके गुड टू सी यू. द पोएट एड्स ऑन
11th में तो हो ही जाएगा, 11th से तो हो ही जाएगा। 11th में तो अभी तो बहुत टाइम है नीट के लिए। फिज़िक्स वाला से ही कीजिए, मैं तो वही रिकमेंड करूँगी क्योंकि हाँ, ऑफलाइन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट मिले आपको वैसा। वैसे ऑफलाइन आकाश को टेस्ट सीरीज के लिए कर लीजिए ज्वाइन, नहीं तो हाँ 12th में हो जाएंगे अभी तो। कोई नहीं, 12th पे फोकस कीजिए, फिर 11th का टाइम मिल जाएगा। अब अभी जैसे हमारा भी कब होगा, मई में होगा ना, 7 मई को हमारी डेट आ चुकी है। तो अभी तो है 75-80 डेज, मैं काउंट कर रही थी। तो अभी तो मैं तो बोर्ड पे फोकस करी। 11th में होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए, 1 महीने का टाइम है आपके पास। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, 1 महीने का टाइम है तो आप 11th को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। वीक चैप्टर से फिजिक्स वाला से आप कर सकते हैं, पुरानी वीडियोज़ है बहुत सारी। बेशक MR सर के लेक्चर देखिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए पंकज सर और मोहिदा दीज सर भी अच्छे हैं। और बॉटनी के लिए आई विल सजेस्ट ऋषभ सर, क्योंकि वो नोट्स वैसे बनवाते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं ना, रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो सारे बना रखे हैं नोट्स। एनी हेल्प विच यू वांट फ्रॉम मी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या भी आप लिख दीजिए, मैं प्रोवाइड करा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और 12th पे ध्यान दे के भी टाइम 1-2 महीना मिल जाता है, उसके बाद 11th फिर से रिवाइज हो जाएगी। ओके जय, थैंक यू। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. Oh, lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink. कहाँ थी भाई, मैं भूल गई हूँ, रुको 1 मिनट। अभी तो the poet now goes on to the list these objects of beauty. He says that the sun, the moon, और हाँ, तो poet ने किन किन चीज़ों को बताया है कि these are the things of beauty. The poet now goes on to list these objects of beauty. He says that the sun, the moon, and young trees which provide shade to sheep, the daffodils, the greenery surround them, the cool and clear stream which provide respite in the heat of summer, and the bushing growing in the forest. देखो bushes were growing in the forest, the sun, the moon, and trees whether they're old or young, जैसे कि डैफोडिल्स होते हैं, कितने ब्यूटीफुल होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो नेचर है, ग्रीन वर्ल्ड रिप्रेजेंट नेचर की, जो नेचर में कितनी ब्यूटी है, जो हमारे सैडनेस को दूर कर देती है। एंड क्लियर रील्स आई थिंक क्लियर रील्स रिप्रेजेंट the rivers, I think. With the green world they live in the clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. हाँ, clear rills, definitely clear rills means, clear rills का मतलब है जो बहाव है नदियों का, that means clear rills, जो कि हमारी जो ठंड है, सॉरी जो गर्मी का मौसम है उसमें हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, ठंड प्रोवाइड करेंगे। अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। द पोएट नाउ गोज ऑन टू लिस्ट दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी. He says that the sun, the moon, old and young trees which provide shade to sheep, the daffodils, the greenery surrounding them, the cool and clear stems which provides respite. देखो जो गर्मियों के मौसम में जो ठंडी ठंडी नदियों के पास से जो ठंडी हवा गुजरती है वो हमें क्या देती है, सुकून देती है। सो वही उसको देख के, नेचर को देख के, सन को देख के, मून को देख के हमें क्या मिलती है, हम उसे ब्यूटी बोल सकते हैं, और उससे हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ठीक है, ऑल these things are eternal source of joy and pleasure, eternal source of joy है ये सब। ठीक है, and such too is the grandeur of dooms. Grandeur of dooms, dooms means वो लोग जो mighty people हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। We have imagined for the mighty dead, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। All lovely tales that we have heard or read, वो सब वीर योद्धा, वो सब अच्छे लोग जिन्होंने इस सोसाइटी को कुछ अच्छा दिया है, जिनको हमने सुना है, जिन्हें हमने पढ़ा है। An endless fountain of immortal drink,
और वो एंडलेस फाउंटेन जो कि चलता आ रहा है, बाय महक थोड़ा काम करने, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ। थैंक यू खुशी, कीप स्टडिंग यू ऑल्सो एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। And such shows the grandeur of those we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring us. Thanks, bye Kushi, thanks a lot, and best of luck too. Pouring unto us from the heavens drink. The poet adds on further to his list, according to him there's a beauty even in death. Poet क्या कहना चाहते हैं कि डेथ में भी क्या है, ब्यूटी है, ठीक है. He finds beauty in imaginary stories people have heard. जो पोएट है वो किस में ब्यूटी पाते हैं? पोएट पाते हैं कि imaginary stories people have made about our dead ancestors who have deemed as heroic and mighty. The poet goes on to say that all the lovely tales that we have heard can also be placed among such things of beauty. कि वो अच्छे लोग जिन्हें हमें सुना है, जिन्हें हमें पढ़ा है, वो भी क्या कर सकते हैं, उन्हें भी हम थिंग ऑफ ब्यूटी मान सकते हैं. वेदर दे आर नॉट थिंग्स बट वो हमारे लिए जोए का, एक मोटिवेशन का काम कर सकते हैं. एज दे हैव सबलाइम इफेक्ट ऑन द ह्यूमन स्पिरिट, उनका जो इफेक्ट है ह्यूमन स्पिरिट वो बहुत है. ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन फ्रॉम द हेवंस sent by God himself so that mankind may enjoy these precious gift, so that जो mankind है वो enjoy कर सकते हैं precious gift को. क्या सो अभी passing to nothingness का मतलब है change और turn into an insignificant or worthless thing. Bower का मतलब है pleasant shady place. Morrow का मतलब है morning. Wreathing का मतलब है weaving or forming into a wreath. Spite का मतलब है malice, ill will, despondence, disappointment, darkened, evil, with pall, covering और clothes spread through. जैसे हाँ कोफिन पे वो कफन कफन बोलते हैं पॉल को, ठीक है. पॉल dark gloomy spirit, souls and temperaments. Daffodils, bright yellow flowers जिसके होते हैं ना. Real small streams. Covered, shelter or a covering. Break dense undergrowth of ferns or other. Yes, Jay. Dark, gloomy spirit, souls, temperaments, daffodils, bright yellow flowers, real small streams. Covered, shelter, covering. एक short accent. Is that enough? मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहा है. एक शॉर्ट, मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है. Daffodils, bright yellow flowers, little small streams, rich and richly made beautiful. इस वन शॉट भी, हाँ वन शॉट वीडियो, हाँ जैसे कि पंकज सर की वन शॉट वीडियोस हैं, एमआर सर के हैं 9-9 घंटे के हैं, पर वो हाँ वो देख सकते हैं. मैंने भी 2 चैप्टर सुन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने की थी पंकज सर से, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमित महाजन सर मिले थे. वैसे तो अमित महाजन सर भी काफ़ी अच्छे थे, पर मुझे पंकज सर ज़्यादा अच्छे समझ में आता है उनसे, तो मैंने पंकज सर से किया था वन शॉट. देखा था मैंने हेलो लेकिन हेलोरिन्स का 1-2 लेक्चर देख के, फिर मैंने वन शॉट देखा था हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स का. बहुत अच्छे से समझ में आ गया पूरा चैप्टर. जीओसी अच्छे से कर लीजिए पहले आप, अभी 11th में टाइम है ना आपके पास, तो जीओसी को अच्छे कर लीजिए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी. इनऑर्गेनिक में तो केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर लीजिएगा. बायो तो हो ही जाती है याद नीट वालों को. काइनेमेटिक्स एमआर सर से कर सकते हैं. हाँ यूट्यूब पे भी लक्ष्य के, अर्जुना के लेक्चर्स मिल जाएंगे. अभी तो टाइम है, काइनेमेटिक्स कर सकते हैं आप, बहुत टाइम है अभी, पर इतना भी नहीं है कि हम उसे वेस्ट कर दें. काइनेमेटिक्स के अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे बाय एमआर सर तो वन शॉट भी मिल जाएगा और लेक्चर्स भी मिल जाते हैं. कई बच्चे रिकॉर्ड करके डाल देते हैं ना बैच से, तो वो मिल जाएंगे. वन शॉट से भी कर सकते हैं बिल्कुल, पर अभी तो टाइम है, क्यों वन शॉट से करना, अच्छे से कीजिए. वैसे वन शॉट में भी अच्छे से हो जाएंगे, पर आपकी इच्छा. एक बार देख लीजिए, जहाँ से समझ आता है वहीं से कर लीजिएगा.
अच्छे से यूट्यूब से अगर आपने बैच नहीं ज्वाइन किया है तो यूट्यूब से कर लीजिए, सर्च कीजिए यूट्यूब पे ही, सिर्फ MR सर को सर्च कीजिए, कन्फ्यूजन नहीं। टीचर सेलेक्ट कर लीजिए ना कि देखो मैंने MR सर से किया था, आपको जिस टीचर का अच्छे से समझ में आता है एक बार देख लीजिए, फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो लेक्चर्स मिल जाएंगे अर्जुना बैच के, यकीन बैच के, तो उसमें फिर प्लेलिस्ट मिल जाती है सारी की सारी, या फिर वन शॉट से एक बार देख लीजिए अगर समझ में आ जाए तो। वन शॉट भी बहुत अच्छा है, वन शॉट MR सर से, कंफ्यूजन नहीं करनी, MR सर बेस्ट है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा ना। ओके ओके ओके। What pleasure is a beautiful thing, give us a beautiful thing. What the beautiful things, तो यूट्यूब से कर लीजिएगा चाहिए, ओके। बट प्लेजर इज ब्यूटीफुल थिंग, गिव्स अस अ ब्यूटीफुल थिंग। और अगर वो आपने नहीं लिया ना तो फिर लक्ष्य बैच ले लीजिएगा, अभी आ जाएगा 12th का, तो उससे 12th कर लीजिएगा। There is a things of beauty mentioned in the poem. Everything in nature is a thing of beauty. हर वो चीज़ जो इस धरती पे है, everything in nature is a thing of beauty and a source of joy. Such objects of nature are the sun, the moon, old and young trees, daffodil flowers, small streams with clear water, masses of ferns and blooming musk roses. All of them are things of beauty. They add joy to our lives. ये क्या करते हैं हमारी लाइफ में, joy add करते हैं। Everything in nature. Beauty and the such orders of nature of the sun. Everything in nature is a source of beauty. Think of it as such objects of nature: the sun, the moon, old and young trees, daffodil flowers, small streams with clear water, masses of ferns and blooming musk roses. All of them are things of beauty. They all add joy to our lives. All these things constitute the sun, the moon, the daffodil flowers, small streams with clear water, masses of ferns and blooming musk. All of them are things of beauty. They all add joy to our lives. So, all these things add joy to our lives. Okay. These are things that cause suffering and pain. There are many things that cause suffering and pain. Malice and disappointment are the biggest source of suffering and disappointment. Another one is the lack of noble qualities, are unhealthy and evil ways. Also give birth to many troubles and suffering. They dampen our spirits. They act as covering of sadness in our lives. They act as spirit. Another one is the lack of noble qualities. Lack of noble qualities, disappointment, are unhealthy and evil ways. Okay. What does the line, therefore are we wreathing a flowery bend to bind us to earth, suggest to you? The line suggests to us that we weave a wreath of flowers because it keeps us attached to the beauties of earth. What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings. Human beings uh, love peace in spite of all the troubles and suffering they face because of all things of beauty which surround them. These things remove our despondent state and allow us to enjoy the beauty of nature. What is grandeur associated with the mighty dead? Grandeur is associated with the mighty dead.
That is, our forefathers who have glorious in their own time will always be remembered for their glorious achievements. तो grandeur का क्या मतलब है यहाँ पे ये पूछा गया कि it was associated with mighty dead. Mighty dead means वो लोग जिन्होंने अपने टाइम में बहुत कुछ किया, मैनकाइंड को सर्व किया, तो उससे एसोसिएटेड है क्या grandeur. That is, our forefathers were glorious in their own time because our past is full of story of their glory. They will always remember for their glorious achievements. वो हमेशा याद किए जाएंगे अपनी glorious achievements के लिए. Do we experience things of beauty only for a short moment? क्या हम experience करते हैं क्या thing of beauty for a short time? Or do they make a lasting impression on us? How is the thing of the long lasting impression होते हैं जो thing of beauty है, never go into nothingness. Think of it, make a lasting impression on us because they're a source of pleasure and motivation to us. The happiness they give never fades away but keeps on increasing. The poet uses the image of nature as an endless fountain pouring onto us from heaven. Nature is a source of endless joy. The sun, the moon, the daffodils, the clear rills, the forests are few beautiful images that makes a deep impact on us. The masses of flowers, the daffodils, the musk roses. So ये poem भी है वो हमारी हो चुकी है. सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में जो कि होने वाला है कल. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको भी स्टडी सेशन से थोड़ा पढ़ने का मोटिवेशन मिलता है तो. बाकी आपकी अच्छा है. थैंक यू गाइस. हैव अ ब्यूटीफुल डे. थैंक यू. बाय बाय. वे टू एंड द स्ट्रीम. ओके गाइस. बाय.